हाँ, मेरी आवाज़ मुझे ही बुरी लग रही है। क्लियर? हाँ, सुनते हैं ध्यान से। हमने ये कहा कि हम आपको मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्लियर? उसको रिवाइज करा रहे हैं। हमने ये कहा था मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर में इनके मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते थे? सार्कोलेमा बोलते थे। सार्कोलेमा के अंदर कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते थे, इसलिए इनको हम क्या बोलते थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते थे। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के लिए एक टर्म आता है, यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंसीटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंसीटियम बोलते हैं। इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? पेरीफेरल की तरफ पाई जा रही है, इसलिए इनको हम पेरीफेरल न्यूक्लियस बोलते हैं। हम मायोफाइब्रिल के अंदर देख रहे थे कई सारे लॉन्ग क्या होते हैं? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे थे उनके अंदर, और वो भी कैसे? लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट थे। ठीक है? लॉन्गिट्यूडनली क्या थे? कई सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, उनको हमने क्या बोला था? मायोफिलामेंट बोला था। मायोफिलामेंट क्या होता है? प्रोटीन से बनी हुई फिलामेंट होती है। एक एक्टिन प्रोटीन से मिल करके बनी होती है, एक मायोसिन प्रोटीन से मिल करके बनी होती है। जो एक्टिन फिलामेंट होती है वो एक्टिन प्रोटीन से मिल करके बनी होती है, और जो मायोसिन फिलामेंट होती है वो किससे मिल करके बनी होती है? मायोसिन फिलामेंट से मिलकर मायोसिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि हमारे पास इस मायोफाइब्रिल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके अंदर कई सारे अल्टरनेटिव डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड नजर आ रहे थे, और यही डार्क बैंड, लाइट बैंड नजर आने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता था वो स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर होता था या स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर होता था। क्लियर? और इसीलिए इनको हमने क्या बोला था? ये स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर होती हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि अगर इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इनके अंदर क्या होते हैं कि कई सारे हमारे पास लाइट बैंड के अंदर कुछ एक लाइन नजर आती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते थे। ठीक है? फिर हमने ये देखा था कि डार्क बैंड के अंदर एक लाइन और नजर आती है, उस लाइन को हम क्या बोलते थे? एम लाइन बोलते थे। फिर हमने ये कहा था कि यहाँ पर दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? सार्कोमेयर बोलते थे। सार्कोमेयर के अंदर क्या होता था? हाफ आई बैंड आता था, पूरा का पूरा ए बैंड आता था, और फिर हाफ आई बैंड आता था, इसलिए इनको हमने क्या बोला था? सार्कोमेयर। इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है फार्मूला क्या है। ठीक है? हाफ आई, पूरा ए, फिर हाफ आई। क्लियर? फिर हमने ये कहा था कि कई जगह एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि सार्कोमेयर का डिस्टेंस कितना है। क्लियर? तो आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, तो 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। कितने माइक्रोमीटर का? 2.5 माइक्रोमीटर का इनका लेंथ होता है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सार्कोमियर ही क्या है? यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है। ठीक है? किसी भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन कौन है? सार्कोमियर। जब जो जेड लाइन क्या होती है आपस में पास पास आती हैं तो यही मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है। और हम ये देख रहे हैं कि जेड लाइन के बीच में हमारे पास क्या है? एक्टिन फिलामेंट किससे जुड़ी हुई है? हमारे जेड लाइन से जुड़ी हुई है। अब जेड लाइन पास पास आ रही है यानी एक्टिन फिलामेंट स्लाइड हो रही है ना। मायोसिन फिलामेंट की थिकनेस क्या है? उतनी की उतनी है। हम आपको यहाँ पे डायग्राम से बना दे रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है? जेड लाइन है। क्लियर? ये हमारे पास कैसी लाइन है? जेड लाइन। जेड लाइन के पास में कैसी फिलामेंट पाई जा रही है बताइए? लाइट फिलामेंट पाई जा रही है, तो हमने यहाँ पे लाइट फिलामेंट हमने बता दिया। ये एक्टिन फिलामेंट इनके ऊपर पाई जा रही है। इनके ऊपर कैसी फिलामेंट पाई जा रही है? एक्टिन फिलामेंट पाई जा रही है। अभी बनाइएगा मत, अभी देखिएगा सिर्फ और सिर्फ। क्लियर? ये हमारे पास कैसी फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट है। फिर हमने ये कहा कि यही एक्टिन फिलामेंट आगे चल करके, यही एक्टिन फिलामेंट आगे चल करके, और यही एक्टिन फिलामेंट आगे चल करके। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट जो हो रही है कुछ इस तरीके से बताई जा रही है आपसे। यानी ये हमारा कैसा लाइन है? ये हमारे पास जेड लाइन है। क्लियर? ये हमारे पास सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बताइए? सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास कैसा लाइन? जेड लाइन। और ये हमारे पास कैसी लाइन? जेड लाइन। ये हमारे पास कैसी लाइन है बताइए? जेड लाइन। क्लियर? ये हमारे पास कैसी लाइन है? जेड लाइन। क्लियर? दो जेड लाइन के बीच में कैसा लाइन नजर आ रहा है आपको बताइए? डार्क बैंड नजर आ रहा था। डार्क बैंड हमने ग्रीन से बनाया था, तो यहाँ पे हमने मायोसिन फिलामेंट यहाँ पे बनाया है। ये हमारे पास कैसी फिलामेंट है बताइए? मायोसिन फिलामेंट है। ये हमारे पास कैसी फिलामेंट है? मायोसिन फिलामेंट है। क्लियर? ये हमारे पास कैसी फिलामेंट है बताइए? मायोसिन फिलामेंट। ठीक है? और ये हमारे पास जो दिखाई दे रही है ये कैसी फिलामेंट आपको नजर आ रही है बताइए?
ये आपको कैसी नजर आ रही है? एक्टिन फिलामेंट नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है? आपको एक्टिन फिलामेंट नजर आ रही है। क्लियर? जब जो जेड लाइन आपस में पास पास आ रही हैं, यहां पर कुछ चीजें और हम बताना चाह रहे हैं। ये आपको क्या कहलाएगी? ओवरलैपिंग जोन कहलाएगी। अरे बोलिए, ये आपको कैसी जोन कहलाएगी? ओवरलैपिंग जोन कहलाएगी। ये आपको कैसी जोन कहला रही है बताइए? ओवरलैपिंग जोन कहला रही है। क्लियर? ये आपस में आपको क्या नजर आ रही है? ये आपको आपस में क्या नजर आ रही है बताइए? नॉन ओवरलैपिंग जोन कहला रही है, यानी इसको एच जोन बोलते थे। यानी ये आपके लिए कैसी जोन है बताइए? नॉन ओवरलैपिंग जोन है। ये नॉन ओवरलैपिंग जोन है। इसको हम एच जोन से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बताइए? एच जोन के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास कभी कभी ओ जोन के नाम से जाने जाते हैं। ओजोन लेयर नहीं है। समझ में आ रही बात? ओजोन है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि इनके बीच में एक और लाइन नजर आती है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बताइए? एम लाइन बोलते थे। अरे बोलिए। चलिए, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन जब भी होगा, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ये जेड लाइन आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के करीब आएंगे। बोली बात सही है? यानी क्या है कि जब मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो दोनों जेड लाइन आपस में क्या आती हैं? करीब करीब आती हैं। सार्कोमेयर का लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? दिमाग लगा कर बताना है। सार्कोमेयर का लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बोल, घटेगा ना। यानी जब दोनों आपस में पास पास में आ रही हैं, मान चलिए कुछ समय के बाद यहाँ आ जाएगी, ये कुछ समय के बाद यहाँ, सार्कोमेयर की लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स कौन कौन से इवेंट होते हैं? क्लियर? लेंथ ऑफ सार्कोमेयर क्या हो रहा है? घट रहा है। चलिए बताइए, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग जोन बढ़ेगा कि घटेगा? एरिया ऑफ ओवरलैपिंग जोन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बढ़ेगा। ठीक है, ये पास में आ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास लाइट बेंड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग जोन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एरिया ऑफ नॉन ओवरलैपिंग जोन डिक्रीज करेगा। समझ आ रही बात? इफेक्ट हमारा एम लाइन पे क्या पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एम लाइन जहां पे है वहीं पे, घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास, ये सारी बातें हो रही हैं। क्लियर? एक्टिन फिलामेंट की लेंथ बढ़ेगी घटेगी? एक्टिन फिलामेंट की लेंथ घटेगी, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। क्लियर? मायोसिन की सेम रहेगी। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। समझ आ रही बात है? यानी अब हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये बातें बतानी है, और बताने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट के अंदर जो एक्टिन प्रोटीन है, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, और जो हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है किससे बनी हुई है, उनके बारे में पढ़ना है। क्लियर? चलिए आगे करते हैं, जल्दी करिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा ना। हो गया?
मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान क्या क्या हो रही है बातें वो लिखना है ना। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आप खुद बताएंगे, ठीक है। इधर देखिएगा, लेंथ ऑफ सार्कोमेयर, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है लेंथ ऑफ आई बैंड, यानी आई बैंड की बात बोल रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ ऑफ एच जोन, लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जोन, लेंथ ऑफ नॉन ओवरलैपिंग जोन, नंबर 6 लेंथ ऑफ ए बैंड। इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइए, अरुणा खड़ी हो जा भाई, क्या फर्क पड़ेगा। लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज हो जाएगा। बगल में सरिता बता, लेंथ ऑफ आई बैंड। सरिता सरिता तुम नहीं, आई बैंड पे क्या फर्क पड़ेगा। आज हॉस्टल में क्या बना था, चना। तब तो तेज आवाजें निकलनी चाहिए, तेज से बोलो। हॉस्टल में रहती हो, इशारे में बताओ तो फिर खाना खा के नहीं आई हो। घटेगी कि बढ़ेगी। अरे ऐसे चौड़ा कर दे, ऐसे हाथ कर दे। बढ़ेगा कि घटेगा आई बैंड। बढ़ेगा कि घटेगा। बैठ जाओ, घटेगा। चलिए आगे उसके एच जोन पे क्या फर्क पड़ेगा। अरुणा के बगल बताओ तुम। हाँ अब तुम्हारी बारी है, एच जोन पे क्या फर्क पड़ेगा। डिक्रीज करेगा। ओवरलैपिंग जोन तक, ओवरलैपिंग जोन इंक्रीज होगा। चलिए नानू बता, ये क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग जोन डिक्रीज करेगा। ए बैंड पे क्या फर्क पड़ेगा। उसके सामने भैया तुम बताओ, ए बैंड पे क्या फर्क पड़ेगा। ए बैंड पे क्या फर्क पड़ेगा। सेकंड बेंच क्या फर्क पड़ेगा ए बैंड पे। रिमेन सेम रहेगा। क्लियर। जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होने वाली थी क्वेश्चन बनने की सारी बता दिए हैं, क्लियर। अगर कभी भी जिंदगी में पूछा जाए कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन, एकदम वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन हो जाए तो क्या होगा, एच जोन पे क्या फर्क पड़ेगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये नोट डाल करके लिख लीजिए, ठीक है। ये बातें, कुछ बातें नोट डाल करके अच्छे से लिख लेंगे। ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन,
ठीक है। एच जोन जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठने के चांसेस हैं। क्लियर? बाकी सब कुछ तो सेम रहता है ऐसे ही, ठीक है, घटता बढ़ता रहेगा जो चीजें हैं। एच जोन जो होता है वो डिक्रीज ना हो करके कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर? गायब हो जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो आपको एक्टिन फिलामेंट आपको दिखाई दे रही है, ये एक्टिन फिलामेंट यहाँ आ जाएगी, ये एक्टिन फिलामेंट यहाँ आ जाएगी, एच जोन गायब ही हो जाएगा। समझ आई बात? यानी सभी के सभी जेड लाइन क्या होंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे और एच जोन गायब ही हो जाएगा। क्लियर? एम लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब एम लाइन को गैप करने की कोशिश मत करिएगा। क्लियर? तो ये धीरे धीरे हमें समझ में आना चाहिए कि ये यहाँ पे कैसे क्वेश्चन उठेंगे। क्लियर? ये लिख लिए हैं सर, ये कैमरा ऑन कर दिया कि नहीं आपने? ठीक है, तब क्लियर। ये सारी बातें हो गई, लिख लिया सब कुछ, आगे बढ़े। अब सुनते ध्यान से। अब यही एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट किस किस प्रोटीन से मिलकर के बन रही है? एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट किस में मदद कर रही है, पहले ये बताइए। मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में। मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में जो भी मदद करती हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? तो हेडिंग डालते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, हेडिंग है हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। समझाए? सुनते ध्यान से। अब हमारे पास आता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल जो प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होती है, क्लियर, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कितने प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है वो ध्यान समझिए। हमारे पास जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है, 3 तरीके के हमारे पास प्रोटीन पाई जाती है। कितने तरीके की प्रोटीन पाई जाती है? 3 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। एक हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एक हमारे पास कैसा प्रोटीन आता है बताइए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन आती है। दूसरा आता है हमारे पास फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, और थर्ड में आता है हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन। यानी हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरीके की प्रोटीन होती है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक हमारे पास कैसी होती है बताइए, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, और एक होती है हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान हमारे मसल्स के अंदर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता हो। यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन थी मसल कॉन्ट्रेक्शन की? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर किससे किसके बीच की डिस्टेंस थी? जेड लाइन की। जेड लाइन के पास में कौन सा फिलामेंट अटैच्ड था? कौन सा, देख लो ध्यान से, एक्टिन था, उससे वो अटैच्ड था। यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं कि किससे मिलकर के बने होते हैं, ये थिन फिलामेंट से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं बताइए? और थिन फिलामेंट हमारा कैसा फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट है। और एक्टिन फिलामेंट क्या बनाता है हमारे पास? जेड लाइन। इतनी बात समझ में आई आपको? दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है। क्लियर? मायोसिन फिलामेंट के बीच में जो लाइन पाई जाती है उसको हम क्या बोलते थे? एम लाइन। मायोसिन फिलामेंट किससे मिलकर के बना होगा? मायोसिन प्रोटीन से मिलकर के बना होगा। मायोसिन के अंदर भी कई सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं।
उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मेरोमाइसिन। क्या बोलते हैं? मेरोमाइसिन। सेम यही बात आती है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल वो प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर? अब बात आती है हमारे पास फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में हमारे पास जिनके पास एनर्जी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट बोथ दोनों आएंगे। क्लियर? यानी फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में हमारे पास दो तरीके की प्रोटीन आएगी। कौन कौन सी बताइए? एक हमारे पास थिक फिलामेंट आएगी और एक हमारे पास कैसी फिलामेंट आएगी बताइए? थिन फिलामेंट आएगी। थिक फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं बताइए? मायोसिन बोलेंगे। और हमारे पास थिन फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिन बोलेंगे। ये हमारे पास क्या होती है? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन होती है। कैसी होती हैं? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन होती है। सबसे लास्ट वाला ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी प्रोटीन, जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को रेगुलेट करता हो। क्या करता हो? मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को रेगुलेट करता हो। मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो प्रोटीन होती हैं। एक होती है हमारे पास ट्रोपोनिन, एक हमारे पास क्या होती है? ट्रोपोनिन। और दूसरा आता है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन। एक ट्रोपोनिन होती है और दूसरा हमारे पास क्या आता है? ट्रोपोमायोसिन। क्लियर? ट्रोपोनिन में भी हमारे पास क्या होता है कि ट्रोपोनिन को हम टीएन से लिख रहे हैं। क्लियर? यानी ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन में मुझे तीन तरीके के ट्रोपोनिन पढ़ने हैं। एक हमारे पास ट्रोपोनिन टी होते हैं, एक ट्रोपोनिन सी होते हैं और एक हमारे पास ट्रोपोनिन आई होते हैं। क्लियर? यानी तीन तरीके की ट्रोपोनिन होती है, एक ट्रोपोनिन टी, एक होती है ट्रोपोनिन सी और एक हमारे पास क्या आती है? ट्रोपोनिन आई। क्लियर? ये ट्रोपोनिन क्या करते हैं कि हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर आकर के बाइंड करते हैं। क्लियर? इनके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में अच्छे समझाएंगे, पहले इतना बना लीजिए ना। हो गया? चलिए सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास कितने तरीके की प्रोटीन होती है बताइए? तीन तरीके की प्रोटीन होती हैं। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन तीन तरीके की, पहला कैसा? स्ट्रक्चरल, दूसरा कैसा? फोर्स जनरेटिंग, तीसरा हमारे पास कैसा? रेगुलेटरी। हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन किसकी बनी होती है? एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। ये एक्टिन फिलामेंट ही बनाता है। क्लियर? यानी थिन फिलामेंट बना रहा है। फिर उसके बाद आता है फोर्स जनरेटिंग। फोर्स जनरेटिंग में कितने लोग आएंगे? तीन लोग आएंगे। कौन कौन से? दो ही लोग हैं। ठीक है, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करता है? मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसमें एक ट्रोपोनिन आता है और एक हमारे पास ट्रोपोमायोसिन आते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें यहां तक पढ़ना है आपको, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई। क्लियर? आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोनिन बोला है। क्लियर? या फिर क्या बोला है मालूम है? ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोला है? तो हम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स ही बोल दें तो ठीक है ना? क्लियर? आपके एनसीईआरटी ने ये टी सी आई ये सब चीजें नहीं बताई है। क्लियर? उन्होंने साफ साफ लिखा है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बोला है। बट हमें थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से थोड़ा अलग जाना है। क्लियर? क्योंकि इस बार के जो री नीट का एग्जाम हुआ उसका पेपर देखा आपने? जो री नीट हुआ था, ठीक है, 23rd को था शायद ना, इसी संडे को था। क्लियर? तो उसमें जो पेपर आए थे, पेपर अच्छे लेवल के बन गए इस बार। यानी एनटीए ने साफ साफ अब जाहिर कर दी है कि तुम लोगों की औकात दिखा देनी है। यानी पेपर अब हाई लेवल के ही बनेंगे। 9 क्वेश्चन बायो में ही मैं बता रहा हूँ। 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। 9 सिलेबस, 9 क्वेश्चन। हम उसमें से रीजन बता रहे हैं क्या था। जिन्होंने नई एनसीईआरटी से सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था,
उसके लिए 8 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से थे, नई एनसीईआरटी से 8 क्वेश्चन बाहर आए थे, यानी पुरानी एनसीईआरटी से दिया था। और मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से उठे थे मालूम है? मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट एनाटॉमी। 3 क्वेश्चन हमारे पास मॉर्फोलॉजी से आए थे, जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में फेबेसी फैमिली को हटा दिया गया। 2 क्वेश्चन फेबेसी फैमिली से आया था मॉर्फोलॉजी में। क्लियर? तो वो चीजें एनसीईआरटी से बाहर हटा दी गई है, पुरानी एनसीईआरटी में है। यानी एनसीईआरटी से तो आया है, बट किससे आया है? पुरानी एनसीईआरटी से। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास प्लांट एनाटॉमी से। प्लांट एनाटॉमी से 3 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन कहाँ से? सेकेंडरी ग्रोथ से आया था, और 2 क्वेश्चन हमारे पास क्या आए थे कि स्क्लेरिड्स के बारे में पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ स्क्लेरिड या पल्प ऑफ गुआवा। याद आ रही बातें? यानी ये सारी चीजें बताया जा रहा है, वो कहाँ से पूछा गया है? पुरानी एनसीईआरटी से, वो जबकि हटा दिया गया सिलेबस से। फिर क्वेश्चन आता है हमारे पास कहाँ से? कॉकरोच, सिलेबस से हटाया गया है। फ्रॉग है, फ्रॉग से एक भी नहीं पूछा गया, और फ्रॉग में भी फीमेल कॉकरोच को लेकर के गए, यानी फ्रॉग नहीं पूछा, कॉकरोच भी पूछे। कहाँ से लेकर के? फीमेल कॉकरोच से पूछे हैं क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन आया, जबकि वो कभी पढ़ाया नहीं गया था। हमने पढ़ाया था नीट में, लोगों को लगता था कि बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या है। सही बात, बेवकूफ़ी थे हम, ठीक है, नहीं पढ़ाए, पढ़ाए आया नहीं इस एनसीईआरटी में, ठीक है। चैप्टर में इसमें तो नहीं आया जो हमारे पास आने वाला था, बट जब री नीट हुआ उसमें ये क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन कहाँ से आता है? थर्ड क्वेश्चन उठता है हमारे पास इवोल्यूशन से, और इवोल्यूशन का ऐसा पार्ट उठाया उसने, आपको लगेगा ही नहीं ये इवोल्यूशन है। वो आपको कहीं न कहीं एनिमल किंगडम में लेकर के गया है, कहीं न कहीं वेस्टिजियल ऑर्गन में लेकर के गया है। हमारे क्लास 12 वाले बच्चे जानते होंगे, ठीक है, जब लास्ट में हम इवोल्यूशन ही पढ़ाए थे, ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर, और सबसे लास्ट चैप्टर में हमने कुछ बातें बताई थी वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, कनेक्टिंग लिंक के बारे में, याद आ रही है, एबेटिज्म के बारे में। सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं। कनेक्टिंग लिंक क्या है, एबेटिज्म क्या है, और हमारे पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है। ये मैच कॉलम ए से बी से मिलान करना था। हमने बताया था सिलेबस में नहीं है, साफ साफ कहा था। हमने कहा याद करोगे ठीक है, नहीं याद करोगे तो भूल जाना। मैं आज बोल रहा हूँ कि भूलना नहीं है। मैं जब भी बोलूँ आपको कि अगर ना समझ में आए तो भूल जाओ, सिलेबस के बाहर नहीं है, ठीक है। उस दौरान मेरे मुंह से निकल गया था कि ये सिलेबस में नहीं है, न तो कनेक्टिंग लिंक है, न एबेटिज्म है, न फिर हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है। मेरा जो सिलेबस था जनवरी में ही खत्म हो गया था बोर्ड का, तो पीएचडी करा दिए थे इवोल्यूशन में भी, ठीक है, अंतर तक चले गए थे। तो जनवरी में सिलेबस हो गया, तो फिर हम करें क्या? इवोल्यूशन को ही अच्छे से पढ़ा डाला। तो हमने बोल दिया था कि ये सिलेबस में नहीं है, एक बार नोट से देखिएगा, वही क्वेश्चन आया है। तो हमने गलती से कह दिया था, ये याद मत करिएगा। अच्छा हुआ यहाँ के बच्चों का कोई रीनीट नहीं था, नहीं तो बोलते तो आप तो बोले थे नहीं है ना। तो ये सारी चीजें कई बार ऐसा होता है। क्लियर? यानी ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया इवोल्यूशन का, न तो नई एनसीईआरटी में है, न पुरानी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से ही बाहर क्वेश्चन पूछ लिया उसने। 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी से न पूछ करके पुरानी एनसीईआरटी से पूछा, और एक क्वेश्चन ऐसा गया कि दोनों एनसीईआरटी से बाहर पूछ लिया उसने। क्लियर? तो ये चीजें आपको बताना ये जरूरी है कि अभी एक भी चीज छोड़नी नहीं है ना हमें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, समझ रहे हैं? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। ये तो बायो का साफ साफ नजर आ जाता है स्टूडेंट को। क्लियर? क्योंकि एनसीईआरटी बाय लाइन पढ़ रहे होते हैं, टीचर भी नहीं पढ़ा पाता, खुद ही टीचर को बहुत बता देते हो आप लोग, सर ये चीज छूट गई है। क्लियर? बट फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम लोगों ने तो एनसीईआरटी कभी टच ही नहीं की होगी। क्लियर? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक में टच करोगे। क्लियर? इनऑर्गेनिक में आप टच करोगे, बट फिजिक्स में तो हमें नहीं लगता होगा कभी एनसीईआरटी टच किया होगा कंपटीशन के दौरान। अब उनका अंदाजा ही नहीं है, ठीक है।
सर लोग एनालिसिस करे होंगे तो बताए होंगे आप लोगों को बाहर से आया है कि नहीं आया है। अच्छा बताएंगे भी क्यों, जब तुम्हें खुद नहीं पता एनसीईआरटी में क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायो में तो साफ साफ पता चल जाता है। आप, मैं पेपर भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बताया जाता है कि इससे ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एनटीए आपको धोखा में रखा है, वो कुछ बोलता ही नहीं क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है। क्लियर। इसके लिए अच्छा टीचर का होना बहुत जरूरी है जो गाइड करे कि आपको कि क्या क्या पढ़ना है आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई बार बताने को तो बता देते बेटा ये पढ़ लीजिएगा ये पढ़ लीजिएगा, बट कोई हमारे काम का होता नहीं वो चीज़ें। हमें सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है जिससे सिलेक्शन होगा। हमने अपनी तैयारी के दौरान यही गलती की, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश की, सिलेक्शन के पीछे हमें नहीं भागे। हमें लगता था कितना जितना ज़्यादा नॉलेज हो सके उतना नॉलेज गेन करें। अंत में क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉलेज मिल गया, नॉलेज अब दे रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा ना करना। क्लियर। नॉलेज के लिए अभी पूरा समय आपका एमबीबीएस पड़ा हुआ है, ठीक है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पूरा पूरा नॉलेज लेते रहिएगा ना। बट आपके लिए अभी मेन मुद्दा क्या है, सिलेक्शन लेना। आपके तैयारी में हमारे तैयारी में यही गलतियां हैं। आप अक्सर कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं या किसी भी कंपटीशन को बीट करते हैं, वो जो कंपटीशन बीट कर लिया है वो उतना ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं बता पाएगा जितना वो फेल हुआ हुआ बंदा बताएगा कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है। इंसान की गलतियों से ही अगर आप कोई सीख दे रहा है वो आप रखिएगा। सक्सेस होने के बाद तो लोग बताते हैं मैं 25 घंटे तक पढ़ता था 24 घंटे में से। क्लियर। वो हवाई फायर होता है। क्लियर। बट एक्चुअल पढ़ाई आपकी जो होती है वो फेल्योर वाला बताएगा कि हमने क्या क्या गलतियां की वो तुम्हें नहीं करना। क्लियर। और हर साल एक एग्जाम्पल सेट होता है हर एक क्लास में, ठीक है, हर साल बर्बादी का एक एग्जाम्पल सेट रहता है। अब इस साल अब तुम लोगों में से कौन होगा बर्बादी का एक एग्जाम्पल, अब तुम लोग तय कर लो। ठीक है। हाँ, कुछ लोग रेस में लग चुके हैं बर्बादी के, बट अंत में नाम किसका आएगा पहले, वो तो अब तुम लोग होड़ पे लगे हुए ना, फर्स्ट में आऊँगा फर्स्ट में आऊँगा बर्बादी पे। तो नेक्स्ट ईयर अब आपका नाम लिया जाएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी भी सीरियस हो जाए, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आपके कई सारे टीचर दिसंबर में बताते हैं या जनवरी में बताएंगे बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, मैं अभी से आपसे बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि अभी भी मौका है, सुधर सकते हैं आप लोग। बाकी और बैच से इस बैच में क्या फ़र्क है मालूम है, वो लोग बर्बाद हुए थे नवंबर दिसंबर में जनवरी में, आप लोग अभी से हो गए हो। इसलिए मैं आपसे अभी आगाह कर दे रहा हूँ कि अभी भी मौका है, सुधर जाइए, कि अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। नंबर सही लाना या गलत लाना वो डजेंट मैटर, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं तो नंबर अच्छे से ले आ रही हूँ सर क्यों डांट रहे हैं, 300 नंबर तो मेरे आ रहे हैं, 350 नंबर आ रहे हैं, उतने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ उतने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। क्लियर। आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कभी भी पूरा का पूरा नंबर अगर बायो में आ जाएगा तो बता देना हमें, पेपर ही ऐसा सेट करूंगा कि 89 क्वेश्चन तो एकदम इजी इजी आएंगे लेकिन एक क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग पगला जाएगा। ऐसा हो सकता है, समझ आ रही बात। 89 क्वेश्चन आपको बहुत इजी इजी लगेगा आपको, लेकिन एक क्वेश्चन वो 89 के बराबर हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा उतने में। तो इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि 100% लाने की कोशिश करो बायो में, तभी सिलेक्शन होने वाला, नहीं तो नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हारी औकात फिजिक्स केमिस्ट्री में कितनी है, न के बराबर, 10 to 0। कभी कभी बहुत अच्छा कर गया तो माइनस में चले जाओगे। क्लियर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बायो पे ही उतना ज़्यादा फोकस करिए, जो चीज़ें हमारी अच्छी बरकरार बनी हैं उसी को ग्रैब करके रखिए। अब ये सोचिए कि हमारी बायो अच्छी है और बायो को थोड़ा कम भी पढ़ेंगे चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जोर मार देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। बाकी लोग समझाएंगे आपको, ये भी बाकी टीचर भी ऐसे ही समझाते हैं आपको, बेटा तेरा तो बायो बहुत अच्छा है, बायो पर थोड़ा कम ध्यान दोगे तो चलेगा। बोली बात सही है। हम बता रहे हैं आपसे। क्लियर। हम बता रहे हैं कोई भी चीज़ जो तुम्हारे पास है आज उस पर तुमने ज़्यादा वक्त दिया है, ठीक है, चाहे वो आपका नॉलेज हो, चाहे कॉपी किताब का पढ़ने का लिखने का तरीका हो, चाहे इंसान, चाहे रिश्ता,
ठीक है, जब भी आप किसी रिश्ते में भी बने हुए हो तो आपने उसको बहुत समय दिया है, तब वो आपके पास तभी है। एक दिन के लिए समय न दो ना, टूट जाएगा रिश्ता, देख लेना। सेम यही हाल होता है बायो का भी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का भी। अगर जो चीज़ें आपके पास अभी भी बरकरार बनी हुई है, उसको बरकरार बनाए रखने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर 2-4 दिन के लिए अगर तुमने उससे नाता तोड़ा, जिंदगी भर के लिए नाता तोड़ सकता है वो अपना, समझ ही नहीं आएगा आपको। इसलिए कह रहे हैं कि बायो को उतने हल्के में न लीजिए जितना आपको लग रहा है। आपके 300 नंबर आप जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बायो अच्छी है। पेपर का लेवल थोड़ा अभी स्लो बन रहा है, क्योंकि अभी नए नए एडमिशन चल रहे हैं, आपको खुश भी तो करना है। समझ रहे हैं बात? हाँ, आपको खुश करना भी है कि अरे मेरे तो क्वेश्चन सारे लग रहे हैं, मैं तो बायो में टैलेंटेड हूँ क्या, अब तो मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँगा या जाऊँगी, आपको ऐसा लगेगा, फील होगा। बट धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता जाएगा, ना हो भरोसा तो देख लीजिएगा, मेजर में भी आएगा जो टेस्ट, क्लियर, उसमें आपके लेंदी क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा बहुत लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनाइएगा ना। मैं अभी से आगाह कर दे रहा हूँ ना, फिर बाद में कहोगे सर आपने बताया नहीं। सरप्राइज, मैं सरप्राइज बता करके देता हूँ, क्लियर। सुनते ध्यान से, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हुआ। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कितने तरीके के? 3 तरीके के। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। ये इतने तरीके की प्रोटीन हमारे पास होती हैं, क्लियर। अब एक एक के बारे में हमें पढ़ना है, क्लियर। चलिए सुनते हैं ध्यान से, पहले हम फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्टिन भी आ रहा है, मायोसिन भी आ रहा है। एक्टिन एक बारे में पढ़ लिया तो हमारे पास स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ लेंगे हम। फिर उसके बाद हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन में ट्रोपोइन और ट्रोपोमायोसिन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? एक्टिन प्रोटीन। तो सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास एक्टिन प्रोटीन। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास एक्टिन प्रोटीन। समझा? सुनेंगे ध्यान से। एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो एक तरीके की ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है बताइए? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, यानी इनके पास छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के ग्लोब्यूल पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे ग्लोब्यूल पाए जाएंगे। इसलिए इनको कई बार क्या होता है? जी एक्टिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन बोला जाता है इनको कई बार, क्लियर। जब ये इनका पॉलीमराइजेशन होता है, क्या होता है? यानी इनका जब भी पॉलीमर फॉर्म में आता है, तो पॉलीमराइजेशन के दौरान इनमें क्या होता है कि ये जो जी एक्टिन होता है वो एक फिलामेंट स्ट्रक्चर में बना लेता है। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रही है, ये जी एक्टिन में कन्वर्ट होकर के अब किस में कन्वर्ट हो गई है? एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाती है? एफ एक्टिन में। यानी है दोनों के दोनों ग्लोब्यूलर फॉर्म, बट एक ने क्या किया है कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में रखा है, और एक ने क्या किया? पॉलीमर के फॉर्म में रख दिया है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो इसको हमने क्या बोला? एफ एक्टिन बोला है, और इनको हमने जी एक्टिन बोला। जल्दी करिएगा। क्लियर। जी एक्टिन क्या हुआ हमारे पास? एक तरीके का मोनोमर हुआ कि पॉलीमर हुआ? मोनोमर। ये आपसे ये पूछा जाएगा, यह क्या है? मोनोमर है। एफ एक्टिन क्या है हमारा? पॉलीमर है। हो गया। ये हमारे पास कैसा प्रोटीन है? एक्टिन प्रोटीन। और एक्टिन प्रोटीन आगे चल करके क्या बनाता है बताइए? यही आगे चल करके क्या बनाता है? एक्टिन फिलामेंट ही तो बनाता है, क्लियर। एक्टिन फिलामेंट किससे मिलकर के बना होता है बताइए? पॉलीमर से बना होता है। यही पॉलीमर क्या करते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे पॉलीमर आगे चल करके कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
समझ आ रही बात? यानी ये हेलिकल फॉर्म में बना लेते हैं। क्लियर? यही स्ट्रक्चर आपको क्या बताया जाता है कि यह फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट ही है। क्लियर? अब बात आती है मायोसिन फिलामेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? दूसरे नंबर पे हमारे पास मायोसिन फिलामेंट की बात कर लेते हैं। अब सुनते ध्यान से। एक मायोसिन फिलामेंट का ये जो रॉड आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये मायोसिन फिलामेंट का एक रॉड है, ये सिंगल रॉड है ना मायोसिन का, ये मायोसिन का कैसा रॉड है बताइए? सिंगल रॉड है। क्लियर? और ये सिंगल रॉड के अंदर हम ये देखते हैं कि 300 प्रोटीन के मॉलिक्यूल बने होते हैं। कितने मॉलिक्यूल बताइए? और ये जो 300 प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो कोई और मॉलिक्यूल नहीं, प्रोटीन। कौन सी मॉलिक्यूल है बताइए? मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल। कौन सी प्रोटीन है बताइए? यानी एक सिंगल रॉड मायोसिन फिलामेंट के अंदर कितने मायोसिन के प्रोटीन पाए जाते हैं? 300 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं मायोसिन प्रोटीन के। तब जाकर के एक थिक फिलामेंट बनता है। यही तो मेरा क्या है बताइए? मायोसिन कैसा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट है। क्लियर? अगर एक मायोसिन की बात करेंगे तो इनके अंदर कई सारे छोटे छोटे यूनिट होती हैं, और यही छोटे छोटे यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मेरोमायोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इन्हीं के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन एक तरीके का क्या है बताइए? मोनोमर है। और जब इसका क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। जब इसका क्या होता है बताइए? पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है बताइए? मायोसिन में कन्वर्ट होता है। और मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। ये मेरोमायोसिन एक आगे चल करके ये इतने स्ट्रक्चर में ये खुलता है, ओपन होता है। क्लियर? कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं। कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? मेरोमायोसिन जुड़ करके आपस में क्या बनाती है? मायोसिन बनाती है। यानी मायोसिन क्या हुआ? मोनोमर हुआ या पॉलीमर हुआ? मैक्सिमम क्वेश्चन मोनोमर पॉलीमर, मोनोमर पॉलीमर से ही आते हैं। क्लियर? जल्दी करिए इतना। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। रुक जाए। आने वाले संडे, संडे को ही टेस्ट है तुम लोगों का। उसके आने वाले संडे में 2 चैप्टर का टेस्ट होगा ना। एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट का भी होगा और इसका भी होगा, दोनों का एक साथ लेंगे। बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन को और उसको भी छोड़ देते हैं ना उन्हीं के हालातों में, क्योंकि अभी 3-4 बार वहां से क्वेश्चन आ गए हैं ना। हो गया? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए सुनते ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हमने ये कहा कि एक मायोसिन की रॉड है। क्लियर? एक मायोसिन की रॉड में कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास मायोसिन की बताइए? 300 मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन। क्लियर? फिर अगर हम इनमें से एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे
वन मॉलिक्यूल की बात करेंगे किसके, मायोसिन की। क्लियर, यानी एक मायोसिन के प्रोटीन में अगर हम बात करते हैं तो ये मिलकर के बना होता है मेडअप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है बताइए, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है ये। यही बातें मुझे याद रखनी है। ये किसकी बात हो रही है, एक मायोसिन प्रोटीन की बात हो रही है। क्लियर, जिनके पास हम देखेंगे तो यहां पर दो हमारे पास कैसे होंगे, दो हैवी चेन होंगे। कैसी चेन होंगी बताइए, हैवी चेन ऑफ मेरोमायोसिन। दो हमारे पास क्या होंगे, चार हमारे पास कैसे होंगे, लाइट चेन होंगे। क्लियर, दो हैवी चेन होंगी और दो कैसे होंगे, चार कैसे होंगे, लाइट चेन होंगे। क्लियर, जल्दी बनाइए, सारे स्टेप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर, एक हमारे पास मॉलिक्यूल मायोसिन के प्रोटीन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन, कितने पॉलीपेप्टाइड चेन बताइए, 6। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अभी हम बना करके दिखा देंगे आपको। हो गया, आगे बढ़े, इधर देखिएगा, सबकी निगाहें इधर होंगी, ध्यान से देखिएगा। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के होते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके के, हम आपको यहाँ पे गोल गोल बना करके भी बता सकते थे। क्लियर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, क्लियर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट टेल कहलाता है। क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। दो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे नजर आते हैं मुझे, कितने पॉलीपेप्टाइड, दो पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट इन टेल रीजन। ठीक है, और टेल रीजन में जो भी रीजन पाई जाती है इसको हम लाइट मेरोमायोसिन बोलते हैं, एलएमएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट मेरोमायोसिन। यानी ये वाला पार्ट अगर हमारे पास ऐड करके बताया जाए, क्लियर, ये पूरा का पूरा हाथ हमारा क्या है, लाइट मेरोमायोसिन है। क्लियर, यहाँ पे कितने पॉलीपेप्टाइड चेन, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये, दूसरा वाला ये। क्लियर, दो पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ के बाद यहाँ पर एक सेफ्ट आता है जहाँ से मोड़ होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेफ्ट बोलते हैं या शॉर्ट आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, यानी ये आगे की तरफ यहाँ से जा रही हैं, ये यहाँ पे जा रही हैं, ये भी ऊपर की तरफ ही बढ़ रही हैं। क्लियर, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म, इनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट आर्म। दो पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास इनके पास पाई जाती है। क्लियर, फिर यह आगे चल करके क्या होती है कि ये जब यहाँ से क्रॉस बना रही है, क्लियर, ये आगे चल करके यहाँ पे क्रॉस बना रही है, तो यहाँ पर इनके आगे और एक इनके आगे, क्लियर, यहाँ पर हेड पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है इनके पास,
हेड रीजन पाया जा रहा है, और इनको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर हेड। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? इनको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर हेड बोलते हैं। क्लियर? दो पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोब्यूलर हेड के पास, ग्लोब्यूलर हेड और शॉर्ट आर्म मिला करके इनको कंबाइंड टर्म दिया जाता है क्रॉस आर्म। क्या बोला जाता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन क्रॉस आर्म? कितने? खा गए ना गच्चा। हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन क्रॉस आर्म? अरे क्रॉस आर्म किससे किससे मिलकर के बना है? शॉर्ट और ग्लोब्यूलर हेड। तो कितने पॉलीपेप्टाइड चेन? हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन शॉर्ट आर्म? दो। हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन ग्लोब्यूलर हेड? हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन टेल रीजन? दो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन से। क्लियर? फिर उसके बाद आता है ग्लोब्यूलर हेड के पास इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो 2 के बारे में तो हमने यहीं पे जिक्र कर दिया। ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन। ये कितने पॉलीपेप्टाइड चेन? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है आपको? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ये हम नजर आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास कुछ इस तरीके की नजर आती हैं, इनके बाहर, इनके बाहर नजर आती है। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन हो गए? 4। यहाँ पे 2। क्लियर? अब ग्लोब्यूलर हेड के अंदर हमें 2 चीजें नजर आती हैं। क्या नजर आती है? ये मैं किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं? मायोसिन का। ये हमारे पास क्या है? लाइट मेरोमायोसिन है। क्रॉस आर्म के लिए मैं टर्म यूज करता हूं हैवी मेरोमायोसिन। क्लियर? एक लाइट मेरोमायोसिन, एक हमारे पास हैवी मेरोमायोसिन। हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन हैवी मेरोमायोसिन? 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन लाइट मेरोमायोसिन? 2। यहां से क्वेश्चन उठेंगे। फिर से एक बार बोले। हाँ, दिमाग खराब हो गया होगा ना। सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि अगर हम मेरोमायोसिन को कंबाइन करते करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मायोसिन। मायोसिन के अंदर क्या होता है कि 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बताइए? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट करती है कहाँ पे? हैवी चेन में, और 2-4 हमारे पास लाइट चेन में। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि हमारे ये अमीनो एसिड का चेन है। क्लियर? आप इसका चेन ना समझ लीजिएगा। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि मेरोमायोसिन के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक टेल रीजन पाया जाता है। टेल रीजन में कितने में पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट करेंगे? 2। फिर हमने ये कहा कि जो हमारे पास क्रॉस आर्म होता है, तो क्रॉस आर्म क्या है? दोनों में फर्क है। क्रॉस आर्म और क्रॉस ब्रिज बहुत अलग अलग टर्म है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। क्लियर? क्रॉस आर्म और क्रॉस ब्रिज, अभी क्रॉस ब्रिज की चर्चा नहीं हो रही है, तो बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। क्रॉस ब्रिज अलग है और क्रॉस आर्म अलग है। फिर हमने ये कहा कि शॉर्ट आर्म में हमारे पास क्या होता है? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लोब्यूलर हेड में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन? 2। टोटल मिला करके कितने? 4। हैवी मेरोमायोसिन हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कि ग्लोब्यूलर हेड के अंदर, ध्यान से देखिएगा, ग्लोब्यूलर हेड के अंदर हमें क्या नजर आता है? कुछ चीजें नजर आ रही हैं यहां पर। क्लियर? यहां पर कुछ चीजें हमें नजर आ रही है। ये चीज ऐसी है जो हमारे पास क्या होती है कि कोई भी एक्टिन प्रोटीन की जो रॉड है, एक्टिन फिलामेंट की जो रॉड है, यहीं पे आकर के क्या होती है? बाइंड करती है। ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मेरोमायोसिन है, मायोसिन की रॉड है। ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ग्लोब्यूलर हेड है। ये हमारे पास क्या है? सेफ्ट है। ये हमारे पास क्या है? टेलर है। ठीक है? यानी हमारे पास क्या है कि एक्टिन फिलामेंट, ये मान के चलते हैं एक्टिन फिलामेंट, ये हमारे पास कैसा फिलामेंट? मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट ऐसे रहेगा, मायोसिन फिलामेंट आकर के यहाँ पे बनाएगा। क्लियर? कौन सा जुड़ रहा है? ग्लोब्यूलर हेड जुड़ रहा है। इस एक्टिन फिलामेंट को रिसीव करने के लिए जरूर इनके पास कोई ना कोई साइट होगी ना।
इसलिए इनको हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्लियर? यानी इनके पास क्या होता है कि एक्टिन बाइंडिंग साइट यानी एक्टिन फिलामेंट का कोई भी ऐसा रीजन होगा जो इनसे आकर के जुड़ता होगा। यानी इनके लिए हाथ में इनके पास क्या होगा? एक्टिव साइट होगा। अगर हम इनसे हाथ मिला रहे हैं तो इनके पास क्या होगा? हमारे लिए रिसीवर होगा। यानी शुभम बाइंडिंग साइट किसके पास पाई जाएगी? इनके पास पाई जाएगी, मेरे पास? मारेंगे थर्ड से, इसके पास। जिससे हाथ मिला रहे हैं उसके पास होगा ना। समझ आ रही बात है? सेम यही बात आती है बात। अगर हम किसी से हाथ मिला रहे हैं उसकी बाइंडिंग साइट मेरे हाथ पे होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन। हमारा आधा से ज्यादा जिंदगी किस में चलती है? सेटिंग में। क्लियर? सेटिंग में हम ये सोचते हैं कि एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट, मार करके चले आएंगे और आकर के हमसे झगड़ा भी करते हैं कि सर देखिए, समझाने की कोशिश करते हैं, सर देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट है तो एक्टिन के पास ही तो पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा? और हमें बार बार कहेंगे सर कहाँ सोच रहे हैं आप ज़्यादा। क्लियर? बिना सोचे काम करके वो आए हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पे हमेशा पाई जाएगी? मायोसिन रॉड पे पाई जाएगी, मेरोमायोसिन के पास। क्लियर? चलिए बताइए, मायोसिन की अगर बाइंडिंग साइट होगी तो कहाँ पे होगी? एक्टिन के पास। अब समझदार हो रहे हो। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या है कि जब एक्टिन बाइंडिंग साइट किसी से जुड़ती है तो एनर्जी खर्च करके जुड़ती है। एक बार फिर से ध्यान सुनिए, एनर्जी खर्च करके क्या होता है? जुड़ते हैं। अगर हम इनसे बॉन्ड बना रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा? लगाना पड़ेगा। समझ रहे बात? और जब भी बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आई बात है? यानी क्या है कि हमारे पास क्या है कि जब हम इनसे जुड़ रहे होते हैं तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब भी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी खर्च होगा। तो हमने क्या किया? एनर्जी खर्च करके इनसे जोड़ेंगे तो इनके पास एक एटीपी बाइंडिंग साइट भी होगी, इनके पास एक और बाइंडिंग साइट होगी। इनको हम बोलते हैं एटीपेज बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट ही लिखते हैं इनको। क्लियर? एटीपी बाइंडिंग साइट, इससे एटीपी आकर के जुड़ती है और वहां पे हाइड्रोलाइज होती है। और हाइड्रोलाइज क्या होगी? जब ये एटीपी आकर के जुड़ेगी, एटीपी हाइड्रोलाइज होगी। क्या हो रही है बताइए? यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड होगी, और किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। को फैक्टर की जरूरत पड़ती है मैग्नीशियम आयन। क्लियर? और ऑक्सीजन भी होता है वहां पे। क्लियर? और ऑक्सीजन भी होता है, तो यहाँ से बाइंड होकर के वो क्या करती है? एडीपी बनाती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाती है और प्लस एनर्जी बनाती है। क्लियर? तब जाकर के एनर्जी मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे मसल्स के अंदर एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। अब ये क्या किया? यहां से जुड़ा, और ये एक्टिन फिलामेंट ऐसे ही मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट स्लाइड करेगा कि एक्टिन? मायोसिन फिलामेंट तो फिक्स है ना वहीं पे, ये ऐसे फिक्स रहेगा, ये आकर के जुड़ेंगे। कौन जा रहा है? एक्टिन जा रहा है। यानी एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक्टिन के जगह पे थिन फिलामेंट लिखा है। क्लियर? यानी यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ये बताया गया है कि जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड होती है किसके ऊपर? थिक फिलामेंट के ऊपर। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थिक फिलामेंट की बात है वो फिक्स्ड होगी और थिन फिलामेंट इसके ऊपर क्या होगा? स्लाइड करेगा। क्लियर? ये डांस हो गया क्या? वाह, ठीक, क्लोजअप हो गया ना, ये तो दुल्हन वाला। क्लियर? पुराने जमाने में दुल्हन भी तो ऐसे ऐसे करते थे ना। पुराने कैसेट देखे कि नहीं आप लोग? नहीं देखे हो? पुराने ज़माने में कभी भी मम्मी पापा के वीडियो कैसेट देखना, मम्मी ऐसे उठा रही हैं, फिर ऐसे कर रही हैं, देखा है आपने? फिर हाथ की मेहंदी दिखा रही हैं। क्लियर? तो यानी क्या है कि ये सारे पॉइंट आपको जो बताया जा रहा है, क्लियर? तो ये